संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, पहले तो आप मन करा माफी मांगना चाहता हूँ काबर की 2 दिन के समाचार आप मन के मिस हो गए हैं। मोर तबीयत थोड़े सही नहीं है, तेकर खातिर मैं लगातार वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। अभी भी बहुत अच्छा फील नहीं करत हूँ, लेकिन जो आप मन के संग रिश्ता है वो बने रहे एकर खातिर फिर आप मन के सम्मुख हाजिर हुए हूँ। तो आशा करत हूँ आप मन मोर स्थिति ले समझत हो और अपन प्रेम और सम्मान जो आप मन मोला देत हा ओला बनाए रखिया। हिंदी में आत हूँ और आज के समाचार ला अब शुरू करत हूँ। पहला समाचार, छत्तीसगढ़ में जो 5 पावर सेक्टर की कंपनियां थी अब उनको घटा करके 3 कंपनियों में बदला जा रहा है। यानी कि 2 कंपनियों का विलय बाकी की कंपनियों में किया जाएगा और इस तरह से हमारे पास 3 पावर सेक्टर की कंपनियां बच जाएंगी। पहले इसके फ्लैशबैक में चलते हैं और फिर वर्तमान में चलेंगे। शुरुआत में राज्य गठन के समय हमारे पास छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल इस नाम से संस्था हुआ करती थी, जो कि पावर जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सारे काम जो है होल्डिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन आदि सारे काम देखा करती थी। लेकिन समय बीतने के बाद साल 2009 में, अगर स्पेसिफिक डेट देखें तो 1 जनवरी 2009 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसे 5 अलग अलग कंपनियों में बांट दिया गया। ये 5 कंपनियां क्रमशः अगर देखें तो बनी जनरेशन कंपनी, पावर जनरेशन, इसके अलावा पावर होल्डिंग, इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रेडिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 कंपनियां बन गई थी। सब में अलग अलग अधिकारी गण जो सीईओ के रूप में बैठा करते थे या एमडी के रूप में बैठा करते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में बैठा करते थे। हर कंपनी का अपना संचालन होता था और यह माना गया कि इससे दक्षता जो है यानी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन एम्प्लॉय अधिक हुए, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी ये फायदे का सौदा साबित नहीं हो रहा था। फाइनली ये तय किया गया कि अब इसे घटा करके 3 कंपनियों में बदल दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ पावर सेक्टर की अब 3 कंपनियां होंगी। पावर जनरेशन जो कि अपने आप में अलोन रहेगी, दूसरी होगी पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में ही पावर होल्डिंग का विलय कर दिया गया है, यानी पावर ट्रांसमिशन के साथ मिलकर के काम करेगी पावर होल्डिंग। नंबर 3 पर होगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ट्रेडिंग वाला जो था उस वाले हिस्से को विलय कर रही है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में विलय हो रहा है ट्रेडिंग वाले का। तो हमारे पास पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 कंपनियां बच जाएगी। जो आरपी मंडल साहब हैं सचिव, उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दे दी है कि ये प्रक्रिया जो है अगले वर्ष पूरी कर ली जाएगी। यानी कि हम स्पेसिफिक डेट देखें यहां भी तो 30 मार्च 2021 से पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। तो ये एक बहुत बड़ा समाचार था जो राज्य में भी घटित हुआ है। पावर सेक्टर की 5 कंपनियों में से अब बचेंगी कुल 3 कंपनियां, और ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो रही हैं, उनका विलय किया जा रहा है। मैं इतिहास भी बताया, वर्तमान भी बताया और भविष्य भी आपको बताया। याद रखिएगा इस समाचार को। अगले न्यूज पर आते हैं और चर्चा करते हैं पॉलीयूरेथीन बैग पर। पॉलीयूरेथीन बैग यानी कि वो जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग होता है, वो जिसे आप डिस्पोज कर सकें। वैसे तो प्लास्टिक डिस्पोजेबल नहीं होता है, लेकिन सरकारी गाइडलाइन के अनुसार इस तरह के पॉलीयूरेथीन बैग बनाए जा रहे हैं जो डिस्पोज किए जा सकते हैं। इसकी खरीदी का फैसला किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। पहले इस खरीदी के फैसले को समझते हैं और फिर समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो खरीदी का फैसला किया गया है, धान की अभी लगातार खरीफ मौसम की जो खरीदी होनी है उसके लिए ये फैसला किया गया है कि 70,000 गठान यानी कि ढेर खरीदे जाएंगे, जबकि जरूरत अभी भी हमारे 84,000 गठान की है और 70,000 गठान की खरीद होगी। टोटल लागत इस पे 700 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि इस गठान की खरीदी पे होगी। और अब समझते हैं कि इसे खरीदा क्यों जा रहा है। पॉलीयूरेथीन बैग खरीदने के पीछे का कारण बताया जा रहा है जूट वाले बोरे की कमी। यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जूट का जो बोरा उपलब्ध होता था धान की खरीदी के लिए, वो इस साल उपलब्ध नहीं हो पाया अब तक। बारदाना जो क्षेत्र होता था जहां से ये प्राप्त होता था वो नहीं मिल पा रहा है हमें, और इसलिए हमें जरूरत पड़ रही है पॉलीयूरेथीन बैग की। अब एक चीज और समझते हैं इसमें थोड़ा सा कि जो जूट का बैग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता बजाय कि पॉलिथीन वाले बैग से। चावल में नमी होती है जो होल्ड करके रखता है चावल,
ये तो आप जानते ही हैं कि चावल में नमी अवशोषित करने की क्षमता होती है। वो एक फालतू सा यूट्यूब वीडियो आपने शायद देखा होगा कि अगर आपका फोन पानी में गिर गया है तो उसे चावल में के कंटेनर में डाल करके रख दें, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बस इस तरह के। तो इसमें जो पॉलिथीन अगर होगा ना तो वो चावल खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी, जबकि जूट जो होता था वो उसके तापमान को, उसके नमी को मेंटेन करके रखता था। अब यहां पर यह समस्या उत्पन्न होगी जरूर, लेकिन भाई जूट के बोरे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो सरकार इसमें क्या कर सकती है। प्रस्ताव भेजा गया है, देखें प्रस्ताव स्वीकार होता है या नहीं होता है, और अगर हो गया तो आप पॉलीयूरेथीन बैग में इस साल खरीदी देखेंगे और अपने धान को बचाने की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। फिर बात करते हैं कंकाली मंदिर की। कंकाली मंदिर जिला रायपुर में स्थित एक मंदिर है। ये वो दौर था जब रायपुर इतना सघन नहीं बसा था, आज जैसा आधुनिक रायपुर नहीं था ये। यानी हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 750 साल पहले की। सघन वन क्षेत्र था रायपुर का, और यहां नागा साधुओं का एक बार डेरा पहुंचा। नागा साधुओं को सपने में समहाउ ये कहा गया कि आपको यहां मंदिर की स्थापना करनी है, जैसी लोक कथा है वो सुना रहा हूं, और फिर नागा साधुओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया। कंकाली मंदिर केवल एक ही दिन खोला जाता है, और वो दशहरा का दिन होता है, यानी शस्त्र पूजा का दिन, जिस दिन हथियारों की पूजा की जाती है उस दिन इसे खोला जाता है, और फिर पूजा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। यहाँ एक तालाब भी मौजूद है जिसका नाम कंकाली तालाब ही है। कहते हैं ये तालाब 12 माह लबालब भरा रहता है, और एक और उपलब्धि इस तालाब की ये है, या एक और विशेषता समझ लीजिए, कि इस तालाब में स्नान करने पर, नहाने पर जो चर्म रोग होते हैं, यानी कि त्वचा से संबंधित रोग, वो ठीक हो जाते हैं। तो भाई एक मान्यता है जो जुड़ गई है, तो आध्यात्मिक मान्यता भी हमारे पास इस तालाब की है। तो आज इसके बारे में जानकारी दी हुई थी, मुझे लगा कि आपसे साझा करना बनता ही बनता है। अब बात करते हैं अगले समाचार पर। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना ये लगातार चल रही है, और इसमें अभी राशि जो मंजूर हुई है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वैसे आप चाहें तो ये न्यूज स्किप कर सकते थे। 3,89,00,000 रुपए की राशि मंजूर हुई है, जिससे आगे के विकास कार्य किए जाने हैं। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, योजना का नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सरगुजिया जैविक खाद की। भाई सरगुजा वाले जो गौठान क्षेत्र है वहां बनाई गई जैविक खाद, और वो मानकीकरण पर इतनी खरी उतरी कि उसकी खरीदी को मंजूरी मिल गई है। यानी सरगुजा वाले इस मामले में बाकी जिलों से आगे चल रहे हैं। तो सरगुजा में बनी हुई जो जैविक खाद है, जो कि गोबर के माध्यम से तैयार की गई है, उसका परीक्षण करने भेजा गया था। यह परीक्षण केंद्र रायपुर लाभांडी में है। लाभांडी वैसे छत्तीसगढ़ का कृषि विपणन केंद्र भी है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा लाभांडी में कृषि प्रयोगशाला भी है, जहां उसकी टेस्टिंग हुई और उसे बताया गया कि भाई ये ग्रेड 1 का खाद आपने तैयार कर लिया है। सरगुजा के लिए गौरव की बात थी, इसलिए तय किया गया है कि सरगुजा में ही एक लेबोरेटरी बनाई जाए जहां लगातार टेस्टिंग हो सके और फिर खरीदी का काम आसान हो सके। तो अंबिकापुर के गंगापुर खुर्द में नई लैब बनाई जाएगी जहां टेस्टिंग का काम होगा। आपको जैसे कि विदित है, पता ही है कि 8 रुपए प्रति किलो की दर से जैविक खाद की खरीदी होनी है, जबकि हम गोबर खरीदते हैं 2 रुपए प्रति किलो की दर से। तो भाई योजना बनती है, अच्छी बात है। यदि उसे चलाने वाले बहुत सही तरीके से चलाएं तो योजना में जितने विकास के मार्ग सोचे गए हैं उन सब पर आपकी गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी। तो देखें, उम्मीद करते हैं सरगुजा से और रास्ता निकले। फिर बात करते हैं तहसीन अंबर की। भाई नवरात्रि का समय चल रहा है और आप सबको नारी शक्ति के बारे में जानना ही चाहिए। तहसीन अंबर ऐसी ही छत्तीसगढ़ की एक शख्सियत है, महिला शख्सियत, जो कि पर्वतारोहण के लिए जानी गई। आप माउंटेन मैन राहुल गुप्ता को तो जानते हैं, लेकिन कितने लोग तहसीन अंबर को जानते थे? अब जानिएगा। तहसीन अंबर किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। रजनीकांत साहब का गाना तो सुना ही होगा ना, किलिमंजारो वाला, ऐश्वर्या राय के साथ जहां वो नाच रहे होते हैं। तो आप समझिए वो कितना मजबूत पर्वत है कि रजनीकांत के डांस करने के बाद भी नहीं टूटा है। जोक सपाट, हम वापस आते हैं। तहसीन अंबर उस पर्वत पर चढ़ने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला शख्सियत बन गई। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और जीवन में बहुत सारी और उपलब्धियां अपने नाम दर्ज करें और छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाएं। नारी शक्ति को सम्मान मिलना ही चाहिए। हाँ, एक चीज और है जो कि मैंने अपने स्टेटस में अपडेट भी की थी। भाई नवरात्र चल रहे हैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में माता की फोटो लगाते हैं, शेयर करते हैं, और ये अपना अपना तरीका होता है। लेकिन मेरा मानना है कि दिखावे वाले तरीके से कहीं बेहतर है कि यदि आप अपने परिवार की महिलाओं के साथ साथ अपने देश, अपने समाज, अपने आसपास की सभी महिलाओं का सम्मान कर सके, रिस्पेक्ट दे सके उन्हें, या उनके रिस्पेक्ट की रक्षा कर सके, तो असली नवरात्रि मनेगी।
अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। तो अगली जो न्यूज है हमारे पास, वो प्रवासियों को सुविधा देने की दृष्टि से एक सर्वे किया गया था। प्रवासियों को सुविधा देने में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा है देश में। ये सर्वे जो है अलग अलग राज्यों में किया गया, जहां प्रवासी वापस लौटे थे, यानी कि यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन राज्यों में ये सारे सर्वे किए गए। और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो कुछ जिलों को चुन करके इसका सर्वे किया गया। ये जो जिले थे उनमें बिलासपुर है, जशपुर है, दंतेवाड़ा और महासमुंद, इनके 99 पंचायतों का सर्वे किया गया और बताया गया कि लगभग 97.80% प्रवासियों को वापस लौटने पर जो सुविधाएं थी वो प्राप्त हुई, यानी निःशुल्क चावल, इसके अलावा राशन कार्ड आदि जो नए बनवाए गए उनके लिए, एलपीजी कनेक्शन की व्यवस्था आदि जो सुविधा थी, जो राज्य सरकार तमाम तरीके से कोशिश कर रही थी, वो उपलब्ध कराए गए। सर्वे कितने सटीक होते हैं या नहीं होते हैं इस पर हमको नहीं पढ़ना है, ना डिबेट भी नहीं करनी है, इस पर बहुत सारा बखेड़ा पक्ष विपक्ष को करने दीजिए। हमें फैक्ट याद करना है कि छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा और लगभग 97.80% प्रवासियों को लाभ भी प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। मयंक वर्मा एनआईटी रायपुर के छात्र हैं और साथ ही साथ गुरुग्राम में स्थित एक कंपनी में डायरेक्टर के पद पर अभी काम भी करते हैं। गुरुग्राम यानी गुड़गांव की बात कर रहे हैं। अभी इनके नाम एक उपलब्धि दर्ज हुई। इन्होंने हाल फिलहाल में एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया, सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डाटा सिक्योरिटी प्रोग्राम। डाटा सिक्योरिटी प्रोग्राम एक खास तरह का सॉफ्टवेयर होगा जिसको यूज करने वाली जो संस्थाएं होगी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बैंक है, अगर वो इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती हैं तो अनऑथोराइज एक्सेस उसके माध्यम से नहीं किया जा सकेगा, यानी कि बैंक के सर्वर में कोई अनऑथोराइज चीज या हैकर नहीं घुस सकेंगे। तो वो जो हैकिंग का काम होता है या साइबर फ्रॉड का जो काम होता है वो नहीं हो सकेगा। तो भाई अमेरिका ने इनके इस प्रोजेक्ट पर रुचि दिखाई और उसे पेटेंट भी कर लिया है और इसके लिए जो मूल्य मिलना है वो मयंक साहब को तो मिलेगा ही मिलेगा। नाम याद रख लीजिएगा, मयंक वर्मा, आपके अपने छत्तीसगढ़ से। अब बात करते हैं कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र की। कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र मैनपुर तहसील में पड़ता है, यानी बात हो रही है जिला गरियाबंद की। उसके अलावा हम दूसरी जगह पर चलते हैं, केंदई वन क्षेत्र यानी कटघोड़ा वन परिक्षेत्र, जिला कोरबा, यानी गरियाबंद और कोरबा दो बहुत दुखद समाचार के लिए जाना गया। इन दोनों जगह पर क्रमशः अलग अलग घटनाओं में हाथियों की मौत हुई। ये हाथी जो है एक जगह यानी मैनपुर वाले की अगर बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि बाघ के हमले में घायल होकर के मर गया, और दूसरा कोरबा वाला माना जा रहा है कि वह तालाब में डूबने से हाथी का जो बच्चा है उसकी मौत हुई। भाई छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की मौत चिंता का विषय बना हुआ है और तमाम प्रयास किए भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक इस प्रकार की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। ये बहुत चिंतित करने वाला विषय है। तो भाई दो घटनाएं, दो क्षेत्र आपको याद करने हैं। फिर बात करते हैं एक बस्तर दशहरा से जुड़े हुए एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म की। रस्म का नाम है जोगी बिठाई रस्म। जोगी बिठाई, या हम यूं कहें कि योगी बिठाई, योगी ही पहले होते थे, योग करते हुए बैठते थे तो उन्हें योगी कहा जाता था। कालांतर में शब्द बिगड़ते बिगड़ते वो जोगी हो गया है, इसलिए जोगी बिठाई कहा जाता है। हठ योग करते थे, यानी कि कठिन तप करना होता था इन्हें। किस लिए करते थे ये व्यक्ति योग का कार्य? तो इसलिए करते थे कि बस्तर का जो दशहरा है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। वो जो 9 दिन की यात्रा निकलती है जो कि अब शुरू हो चुकी है, और माता दंतेश्वरी पूरे अपनी प्रजा का भ्रमण करने के लिए निकलती हैं, तो जोगी जो होता है वो बैठता है और उस यात्रा में कोई विघ्न ना पड़े इसलिए हठ योग का पालन करता है, कठिन तप का पालन करता है, वो वहीं बैठा रहता है 9 दिन। एक मान्यता ये भी है कि जो भी जोगी बिठाई में बैठता है उसे भतरा जनजाति का होना चाहिए, और दूसरी मान्यता ये है कि जो भी जोगी बिठाई पर बैठते हैं अक्सर कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, इसीलिए बहुत सारे जोगी अब तक नामित हो चुके हैं और ये बनना अपने आप में सम्मान की तो बात होती ही होती है। उन्हें बहुत भेंट आदि प्रशासन की तरफ से भी मिलता है और साथ ही साथ गांव वाले भी उन्हें भेंट आदि चढ़ाते हैं। तो इस पे एक परंपरा है। बहुत समय पहले जब ये बस्तर दशहरा की शुरुआती दौर थी तो एक योगी जो थे वो योग पर बैठ गए ताकि दशहरा संपन्न हो सके। धीरे धीरे यह समाचार पूरी रियासत में फैल गया, लोग जाकर के उनका दर्शन करने लगे और बस्तर दशहरा जब निर्विघ्न संपन्न हुआ तो उनको खूब दान पुण्य दे करके, दान धर्म आदि करके विदा किया गया। जोगी बिठाई जो है वो फिर उनको
संपन्न मान करके रियासत के राजा के द्वारा, प्रजा के द्वारा उनका खूब मान सम्मान किया गया और तब से ये रस्म बन गई। तो 600 साल पुरानी ये परंपरा है और लगातार चली आ रही है। जो भी जोगी व्यक्ति होता है उसके पास दो चीजें मौजूद होती हैं, एक देवी का छत्रप यानी देवी के सर के ऊपर जो छत्र लगाया जाता है वो उसके पास मौजूद होता है, और दूसरा रियासत की तलवार वो अपने साथ लेकर के बैठते हैं। तो ये एक बेहद रोचक परंपरा है जो बस्तर के इतिहास में, संस्कृति में जुड़ी हुई है, आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आरंग की। ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज होने वाली है। आरंग यानी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा स्थान बनने वाला है, पूरे राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां वाटर एजुकेशन पार्क की स्थापना होगी। तरह तरह के पार्क आपने देखे हैं छत्तीसगढ़ में, फिर चाहे वो ट्रैफिक पार्क हो, फिर चाहे वो एनर्जी पार्क हो, लेकिन यहां बात हो रही है वाटर एजुकेशन पार्क की। पहली बार आरंग में 4.5 एकड़ में बनाया जाएगा। इसके लिए राशि मंजूर हुई है, 17.93 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। अब आप समझिए कि यहां क्या होगा। ये जो संस्थान होगा वाटर एजुकेशन पार्क, यहां जो इंजीनियर्स हैं, जो प्लम्बर्स हैं, जो कि छात्र हैं अलग अलग क्षेत्र में इंजीनियरिंग करने वाले, उन्हें ट्रेनिंग आदि दी जाएगी। किन चीजों की? भाई वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, जल संचय कैसे किया जाता है, जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषयों को यहाँ पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। यानी ये एजुकेशन का हिस्सा तो बन रहा है, इसीलिए नाम रखा गया है वाटर एजुकेशन पार्क। ट्रेनिंग भी होगी, साथ ही साथ इस परिसर में बहुत सारे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स आदि भी बनाए जा रहे हैं। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स नहीं कहना चाहिए हमें, ऐसा कहना चाहिए टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए, जहां खरीदी बिक्री आदि सारी चीजें होंगी और उससे मिलने वाली आय का उपयोग भी इस संस्थान की बेहतरी के लिए किया जाएगा। तो अपने आप में अपने किस्म का पहला है, याद रख लेंगे। कहां का मॉडल अपनाया गया? बेंगलुरु के तर्ज पर इसे तैयार किया जा रहा है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। बहतराई एक्सीलेंसी सेंटर, इसके लिए हमें बिलासपुर चलना पड़ेगा। इसे मंजूरी मिली है 3 खेलों के प्रशिक्षण देने की। बहतराई एक्सीलेंसी सेंटर यानी वो स्टेडियम जो अब 3 खेलों में जो छात्र हैं, जो युवक युवती हैं, उनको प्रशिक्षित करेगा। ये 3 खेल कौन कौन से हैं? एक है कुश्ती, एक है तैराकी और एक है एथलेटिक्स। इससे पहले आपको याद ही होगा कि रायपुर में हॉकी प्रशिक्षण की भी मंजूरी मिल चुकी है, जो मैं अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो भाई जो दिन छूट गए हैं, आप घबराएं नहीं, मैं उनके समाचारों को भी लगातार अपने आने वाले वीडियो में कहीं ना कहीं फिट करके आपको कवर करा दूंगा। और एक चीज और आपसे कहनी थी, अगर आप लोग की अनुमति हो तो, जैसा मेरा स्वास्थ्य अभी साथ नहीं दे रहा है, मैं 2-2 दिन या 3-3 दिन के अंतराल में, और बहुत हुआ तो 7 दिन के अंतराल में भी न्यूज जो है आपका कवर कराते रहूंगा। आश्वस्त रहिए कि मैं छत्तीसगढ़ का कोई भी करंट अफेयर्स आपसे मिस नहीं होने दूंगा। ये आपका और हमारा एक बॉन्डिंग है जो कि अब तब तक जारी रहेगा जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की पूरी चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं बिना किसी भय के। तो भाई हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि लगातार ही आ सकूं, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो अपना प्रेम बनाए रखिएगा। धन्यवाद।